Hello everyone. Hi. Welcome to the InstaSolve live class. Hi Technic guy. How are you? Hey Shivam. Good evening guys. Hello Vishal. Hi विकास. तो कैसे हैं आप लोग? अमित शाह. Hi everyone. Okay, technic guy is for NEET. Okay, fine. तो आज का हमारा टॉपिक है, जो अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है। तो आज अपना जो है लेक्चर 1 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। तो जैसा कि हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में सॉलिड्स जो है वो हर जगह यूज़ ही होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, रेलवेज़ में हम जाते हैं, बसेस होती हैं, तो रेलवे ट्रैक्स स्टील की होती है। मैं बढ़िया हूँ कृष्ण कुमार। हाय सत्यम, सब बढ़िया। तो सॉलिड्स की बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे भी सॉलिड्स का बहुत यूज़ होता है। कंक्रीट अपने आप में सेट होने के बाद एक सॉलिड हो जाता है, और स्टील्स यूज़ करते हैं हम स्लैब कास्टिंग के टाइम पे, या कॉलम्स बनते हैं, मेट्रो बनती है कितनी जगह, तो आप देखते हो कि सॉलिड्स हैं। तो ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है, ठीक है। और जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके इंजीनियरिंग पार्ट में ये बहुत यूज़ होने वाला है आपके लिए। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि पूरा इस पे बेस्ड 2 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है, इसी टॉपिक पे। मैं बढ़िया हूँ निशिकांत, आप कैसे हो? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब आप डॉक्टर बनेंगे या कुछ भी आप इंजीनियरिंग या मेडिकल जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं तो उन दोनों में ही ये यूज़फुल है, क्योंकि मेडिकल जब आप लेंगे तो उसके बाद डॉक्टर बनेंगे आप, तब ऑपरेशंस में काम आता है। तो जब हम बोन्स को ज्वाइंट करते हैं तो कौन सा मटेरियल आपके लिए ठीक है उस टाइम, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे एक बेसिक ओवरव्यू आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है 11th में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे। तो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या क्या है। हेलो, हाय प्रणव, काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं। ओके शिवम, यू आर न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू दी क्लास। नीट, हाँ नीट के लिए भी है ये लेक्चर, दोनों के लिए ही है। नीट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना IIT JEE के लिए है। तो नीट में क्या होता है, जनरली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आती है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन IIT में क्या होता है, JEE मेंस या JEE एडवांस के पेपर में ये इसको क्लब कर देते हैं SHM के साथ, तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर इसको ये क्लब कर देते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आती है JEE मेंस में, ठीक है। आई एम विभोर अब्दुल, मेरा नाम विभोर है। सो आई एम अ सीनियर फिजिक्स एक्सपर्ट एट इंस्टासॉल्व। चलो, व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव मटीरियल, वो हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन ना लो। एक इंट्रोडक्शन देखते हैं फटाफट, सिंपल सा, कि जो मटेरियल यूज्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे यहाँ पे हमारे, मतलब कौन कौन से मटेरियल हैं, इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो एक फिजिकल सब्सटेंस है मटेरियल सबसे पहले तो वो हम देखते हैं कि फिजिकल सब्सटेंस हमें स्टील दिखती है, ठीक है, और वुड दिखती है, कितने सारे मटेरियल हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं, मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, सेरेमिक्स है, फाइबर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिकल बिहेवियर अगेंस्ट द फोर्स अप्लाइड, तो वो हम आप स्टडी करेंगे इसमें, कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, मटेरियल कैसे बिहेव करता है, वो डिफॉर्मेशन कैसा होता है उसमें, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो फोर्स भी हम अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं डायरेक्टली नॉर्मल टू द एरिया, एक लगा सकते हैं टेंजेंशियल टू द एरिया, एक लगा सकते हैं किसी इंक्लिनेशन पे, तो उसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी होगा और एक कंपोनेंट उसके पैरेलल भी होगा सरफेस के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा कंप्रेस ही करे किसी मटेरियल को, फोर्स इलोंगेट भी करता है, ठीक है। सर, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इंटरकन्वर्टेबल, इफ सो देन हाउ, ये वेव चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। बस अभी आप ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच में एक डिफरेंस जो होता है वो आप पढ़ सकते हो घर पे जाके, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
हाउ सक्सेस जेई सर प्लीज टेल मी। देखो जेई में सक्सेस पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन टफनेस एंड हार्डनेस, बिल्कुल डिफरेंस है टफनेस और हार्डनेस के बीच में। निशिकांत, हाय सर प्लीज टेल मी हाउ सक्सेस। अरे जेई मेन में सक्सेस मिलेगी, मेहनत करो कंटिन्यूसली, आप देखो क्लासेस को, ठीक है। तो फटाफट क्लासेस में देखते जाओ और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ग्रैब करते जाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। तो डेफिनेटली जेई मेंस क्या, आप नीट के लिए किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको, ओके। तो गाइज अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिकल बिहेवियर हम पढ़ने वाले हैं आज कि मैकेनिकली कैसा बिहेव करते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी मटेरियल पे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्लासीफाई किया है यहाँ पे। इलास्टिक मटेरियल होता है, एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, राइट, हार्ड मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल और मेलिएबल मटेरियल। तो हम इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इस चैप्टर में, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मेनली हम बात करेंगे इलास्टिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब आप फर्दर इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग में आपको ये सारी बातें डिटेल में बताई जाएंगी, बट अभी 11th-12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको इलास्टिक मटेरियल पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हाँ, रोटेशनल मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे डैनियल। तो एक बार ये वाला चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू रोटेशनल ऑल्सो। ओके करिश्मा, हाय सर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट एंड टुडे इज़ माय फर्स्ट डे। ओके वेलकम करिश्मा। और हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की, तो आप वो जाके पीछे रिप्ले में देख सकते हो, राइट। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैकेनिकल बिहेवियर। मैकेनिकल बिहेवियर का मीनिंग है कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो मैकेनिक्स लगाएंगे हम उसमें। मैकेनिक्स कैसे लगाएंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ, कि वो फोर्स अप्लाई करने पे कैसे बिहेव कर रहा है मैकेनिकली। मैकेनिकली का मीनिंग उसमें डिफॉर्मेशंस कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेन्स कितने डेवलप हो रहे हैं, और बिहेव कैसे करता है वो टेंसाइल फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स खींचने वाला है, और कंप्रेसिव फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स दबाने वाला है। किस में जल्दी फेल होता है मटेरियल, कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है या टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है या शीयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ मटेरियल होते हैं जो शीयर को आसानी से झेल पाते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो टेंसाइल फोर्सेस को आसानी से सहन कर पाते हैं, कुछ होते हैं जो कंप्रेसिव में स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्क्रीट, अब कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे कॉन्क्रीट पे तो इट विल ब्रेक, ओके। लेकिन सेम टाइम कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसका अपोजिट देखा जाए तो स्टील की दोनों स्ट्रांग होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम स्टील ही क्यों नहीं यूज़ करते, कि स्लैब में हम कंक्रीट क्यों यूज़ करते हैं। हाय सलोनी, हाय रवि। तो फटाफट से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब स्टील इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्टील टेंशन में भी स्ट्रांग है, ठीक है, और लेकिन कंक्रीट टेंशन में स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हम स्लैब बनाएंगे केवल कंक्रीट की तो नीचे वाले पार्ट पे टेंशन आती है, तो डिफॉर्मेशन कैसे होगा सरफेस का, ये प्लेन सरफेस है, डिफॉर्मेशन ऐसे होगा कुछ, तो नीचे वाले पार्ट पे टेंशन आएगी, ऊपर वाले पार्ट पे कॉम्प्रेशन। सो कंक्रीट हमारा कॉम्प्रेशन में स्ट्रांग है तो ऊपर वाले पार्ट में वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और सडनली इट विल फेल। तो उस फेलियर को रोकने के लिए हम नीचे स्टील की रॉड्स डालते हैं जिसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो फेल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन, तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप नहीं होने देता है। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टील सहन करता है और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कंक्रीट सहन करता है, ठीक है। तो यही मैकेनिकल बिहेवियर है जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ओके। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर की इलास्टिक मटेरियल क्या है, प्लास्टिक मटेरियल क्या है। इलास्टिक मटेरियल किसको कहते हैं, प्लास्टिक किसको कहते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिन पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक, और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ फोर्स लगाने पे, फिर जैसे ही हमने फोर्स रिमूव किए तो बॉडी ने अपनी शेप और साइज, ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ली, तो वो हो गई प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, और उस मटेरियल को हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। क्लियर है। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल वो होता है जिस पे हमने फोर्स लगाया और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन हमने जब फोर्स को हटाया
तो वो डिफॉर्मेशन रीगेन नहीं हो पाया, तो उस मटेरियल को हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन जो हुआ था वो रीगेन नहीं हुआ, प्लास्टिसिटी। ठीक है। हाय मुस्ताक, हाउ आर यू? सर वीडियो इज वाइब्रेटिंग। ओके, अभी तो ठीक है वीडियो, अभी तो वाइब्रेट नहीं हो रही है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में ये इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक मटेरियल हमारा मटेरियल है जो ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है विद द आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया स्टील, क्लियर है। प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसकी शेप और साइज रिगेन नहीं हो पाती है जब हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं। जैसे हो गया वैक्स, मोमबत्ती आपने देखी होगी, आप उसको प्रेस करोगे तो उसकी शेप रिगेन नहीं होगी। ठीक है। अभी तो फिजिक्स का ही लेक्चर चल रहा है प्रणव। नो सर, इट्स स्टिल वाइब्रेटिंग, बट फॉर मी इट्स नॉट वाइब्रेटिंग। आई एम ऑल्सो व्यूइंग ऑन द सेम ऐप। इसमें तो बिल्कुल ठीक शो कर रही है ऐप। हाय डॉक्टर सिंह। हाँ, स्टील इलास्टिक मटेरियल है निशिकांत। देखो, अब आप इलास्टिसिटी को ऐसे कंफ्यूज मत होना कि वो जो खिंच गई और छोड़ दिया फिर वापस अपनी शेप पे आ गई तो वो इलास्टिक मटेरियल केवल वही है। स्टील भी इलास्टिक मटेरियल है। इवन स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ओके। हाय आदर्श। चलो अब स्ट्रेस डिस्कस करते हैं कि मटेरियल में जब स्ट्रेस डेवलप होती है तो कैसे होती है और स्ट्रेस होती क्या है। ओके। तो स्ट्रेस होती है रीस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया। क्लियर है। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया कैसे डिफाइन किया कि किसी भी बॉडी को, अब एक एग्जांपल लेते हैं, रॉड, मान लो ये कोई रॉड है, अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, राइट, तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस रॉड पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, देखो इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक, ये अपनी सेम प्लेस पे है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे खींचने वाला, ठीक, बट इट्स इन दी सेम प्लेस। दैट मीन्स हर पॉइंट पे न्यूटन्स लॉ वैलिड है, हर पॉइंट पे न्यूटन्स लॉ वैलिड है, कोई भी पॉइंट मूवमेंट नहीं कर रहा है। अब अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन कट करता हूँ, यहाँ से कट मीन्स यहाँ से काट दो ऐसे, और एक पार्ट, अब इसको एनालाइज करो तो क्या हो रहा होगा, इस पार्ट पे लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लग रहा है, अगर पूरी बॉडी स्टेबल है तो हाफ बॉडी भी स्टेबल होनी चाहिए। दैट मीन्स हाफ बॉडी पे भी फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट वर्ड। तो यही रीस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अंदर बॉडी के रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते हैं वो होती है उसकी वजह से, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो वहां पे डेवलप होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बॉडी को खींच रहा हूं तो केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस ही आएंगी, सेम टाइम पे बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेसेस भी आ सकती हैं और शीयर स्ट्रेसेस भी आ सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि बॉडी पे फोर्स कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। तो इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन आप कैलकुलेट कर ही लोगे क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस आप काफी अच्छे से करते हो, क्लियर है। तो डायमेंशनल एनालिसिस तो कोई मुझे लगता नहीं कि आपको दिक्कत होगी इसकी डायमेंशन में। इसकी डायमेंशन ml-1 t-2 होगी। ओके, फरीद इज सेइंग व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। आई विल टेल यू फरीद, एक बार आप यंग्स मॉडुलस डिस्कस कर लेंगे हम, तब मैं बताऊंगा आपको कि स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक क्यों होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मीनिंग केवल यही नहीं होता है कि आपने एक्सपैंड किया और खूब ज़्यादा सा डिफॉर्मेशन मिल गया तो आपको वो लगा कि ज़्यादा इलास्टिक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक क्यों है, टेंशन ना लो। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है। आई विल एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है। अभी हुक्स लॉ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा आपको, आज ही की क्लास में करेंगे इसको, ठीक है फरीद, कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर।
चलो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस तो क्लियर हो गया, जो बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया पर यूनिट एरिया, हम उसको स्ट्रेस डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रेस इज अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर। टेंसर क्वांटिटी क्यों है? जनरली ये भी डाउट आता है बच्चों को कि स्ट्रेस मतलब वेक्टर नहीं है, स्केलर नहीं है, टेंसर है। तो गाइस स्केलर भी टेंसर होता है, वेक्टर भी टेंसर होता है और स्ट्रेस भी टेंसर होता है। स्केलर इज अ टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर एंड वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड स्ट्रेस इज अ टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमको प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है और प्लेन की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो गई और उसके साथ साथ फोर्स कैसे लग रहा है उस पर, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट्स बनते हैं, पूरा स्ट्रेस का मैट्रिक्स बनता है 3x3 का। तो उससे हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो कि स्ट्रेस इज अ टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, चलो अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कौन सी होती हैं? अद्वैत पाराशर अभी एक्सप्लेन किया था रीस्टोरिंग फोर्स काफ़ी अच्छे से, आप एक बार वीडियो में वापस जाके दोबारा देख लेना। जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्सेस लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो बॉडी में क्या हो रहा है कि हर पॉइंट न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अगर बॉडी मूव भी कर रही है तो नेट फोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। और अभी क्या हो रहा है, चलो इसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि मूव नहीं कर रही, तो इसको जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो जब हम क्रॉस सेक्शन कट करेंगे बॉडी का, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए हाफ पोर्शन। तो अंदर कुछ स्ट्रेस डेवलप हो रही है, फोर्सेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। ठीक, तो वही जो अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा है हमने। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके की है, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेसेस हम कब बोलते हैं? जब बॉडी पे टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, तो इसमें कैसे बोलेंगे हम कि बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गई और इसी बॉडी पे अगर ये कंप्रेसिव फोर्स है तो क्या बोलेंगे, बॉडी में कैसी स्ट्रेसेस हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है? तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गई, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दो तरीके की। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस होती क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तब हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। क्योंकि एरिया पे देखो फोर्स अलग अलग तरीके से लग सकता है। इसको एक समझते हैं नए बोर्ड पे। ठीक, इसको यहाँ समझते हैं। देखो ये कोई क्यूब है, क्लियर है ये क्यूब? प्रणव, एक सेम क्वेश्चन आप बार बार अपलोड करते जा रहे हो। अर्थ रिवॉल्व एक्चुअली इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट बट इट यूज द सेंट्रीपिटल फोर्स बाय। तो आप इसको, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है एक्चुअली कि अर्थ जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है लेकिन हम सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ करते हैं। तो हमने ग्रेविटेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार जाके ग्रेविटेशन चैप्टर की वीडियोस चेक कर सकते हो। तो टेंशन ना लो ज़्यादा। अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स चल रहा है तो उस पर कंसंट्रेट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक, अब मान लो ये फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। विजिबल है? तो ये एरिया ए है, क्लियर है? दिस इज द एरिया ए। तो आप देखो एक सेम एरिया पे दो अलग अलग फोर्सेस लग सकते हैं, एक टेंजेंशियल और एक परपेंडिकुलर। तो एफ साइन थीटा जो काम करेगा उसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे, जो एरिया के कैसा है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो नॉर्मल फोर्स हो गया यहाँ पे एफ साइन थीटा और टेंजेंशियल फोर्स कौन सा हो गया, टेंजेंशियल फोर्स हो गया हमारा एफ कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्मल फोर्स एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एरिया, ये देगा आपको नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है? समझ आ गई बात कि नॉर्मल स्ट्रेस किसको कहा?
अब यहाँ पे एरो ऊपर है एफ साइन थीटा का, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस देगा। अगर यही एरो डाउनवर्ड होता तो ये कैसी स्ट्रेस देता? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है? ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पे। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो हो गया हमारे पास, क्लियर है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकंड है टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। ओके, सो टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस क्या है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, एक कंपोनेंट आया था टेंजेंशियली जो था एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया जो होगा वो क्या होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वो होगा जो पूरे वॉल्यूम को कंप्रेस करना चाहेगा। क्लियर है? वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ओके, हाँ देखो, मेरीन इज राइट, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। क्या निशिकांत, व्हाट इज योर क्वेश्चन? इफ टू फोर्स आर वर्क वन टाइम, one side tensile force and other side compressive force, then I didn't get your question actually. अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि एक साइड टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक साइड कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना बॉडी में, तो बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है निशिकांत? देखो आप, अगर एक साइड टेंसाइल लगेगा, एक साइड कंप्रेसिव, आप कैसे डिफाइन करते हो? बॉडी का इक्विलिब्रियम भी तो मेंटेन होना चाहिए, तभी तो आप स्ट्रेसेस निकालोगे। ठीक है? हाँ जॉन, वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन ऑन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द थ्योरेटिकल पार्ट. Okay, then we will do the problems. Okay, Janam Shah is saying, can stress change density of material? Okay, so Janam, density कब change होती है? Density होती है mass upon volume से। ठीक, तो mass अगर constant है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओके जैनम, आज आप वैसे भी क्लास में लेट हो, तो अब वॉल्यूम कैसे चेंज कर सकते हो आप? बिल्कुल वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा बॉडी का? हाँ सर, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, देखो प्रेशर अलग है, स्ट्रेस अलग है डेफिनेटली। प्रेशर जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है फ्लूइड्स में जब हम बात करते हैं। हाँ जैनम इज राइट, व्हेन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंजेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर और स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, वो भी सेकंड ऑर्डर की। तो स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए आपको एक प्लेन भी चाहिए और साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी चाहिए। क्लियर है? इसलिए स्ट्रेस और प्रेशर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इवन दो द यूनिट्स ऑफ बोथ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज सेम। दैट डजंट मीन दैट फिजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज सेम। ओके, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जब हम सॉलिड्स की डिफाइन करते हैं तो हम स्ट्रेस को यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस एक किसी भी सॉलिड को अच्छे से डिफाइन कर पाती है, बिकॉज विद द स्ट्रेस यू कैन एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, राइट? कि स्ट्रेंथ उसकी किस पार्ट में ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो पहले तो स्ट्रेंथ और स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ओके, आप लोगों को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ? अगर पता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में बताइए थोड़ा क्या डिफरेंस है। Comment on the chat box, guys. What is the difference between stress and strength? I'm giving you 1 minute.
ओके, मेरीन को नहीं पता, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू। किसी को पता है? डज एनीवन नो अबाउट दिस? पता है बच्चों? बताओ, कमेंट करो। What is the difference between stress and strength? Okay, how do density depend upon the strength? Strength पे depend नहीं करती density. Strength is different and stress is different. क्या है बताओ? ओके, किसी को नहीं पता। जन्म, चलो देखते हैं क्या है इसका डिफरेंस। एक्चुअली जो स्ट्रेस होती है वो लिमिट के अंदर होती है, वो स्ट्रेंथ के अंडर ही डिफाइन होती है। तो स्ट्रेस किसी भी अमाउंट की हो सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ का अमाउंट फिक्स होता है। स्ट्रेंथ इज ताकत, ओके, कि उसकी मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस कितना सहन कर सकती है बॉडी। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच द मटीरियल विल फेल इज नोन एज स्ट्रेंथ, ओके। और उस स्ट्रेस के नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है वो सारी स्ट्रेस के अंदर आती हैं, लेकिन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच मटीरियल फेल्स इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल। क्लियर है? तो जैनम थोड़ा बहुत ठीक थी, लेकिन अभी मैंने क्लियर बता दिया है। अभी सबको क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेस? ओके, so stress is the force that act on a body with respect to area. No, stress is the restoring force developed inside the body per unit area. Okay, हाँ, strength means how much maximum stress it can withstand. Very good, you are right John. So now normal stress, as I already told you, normal stress को हम define करते हैं when this force will act normally to the surface, then stress developed inside the body will be normal stress. Okay, when this force becomes tangential, then it is known as shearing stress or tangential stress. Clear है? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है? तो ये shear stress का एग्जाम्पल है। आपके पास काफ़ी मोटी मोटी बुक्स होंगी जो कि होती हैं बच्चों के पास 11th-12th में, लेकिन पढ़ते नहीं हैं हम लोग। आपको पता ही होगा, इतनी मोटी मोटी आपने पूरी लाइब्रेरी बना के रखी होगी, बट एक ही बुक काम आती है यूजुअली। तो मोटी सी बुक को ही उठाओ और उसको रखो टेबल पे और ऊपर से टेंजेंशियली फोर्स लगाओ, तो आपको दिखेगा कि शीयर स्ट्रेस काम क्या करती है, वो बॉडी को कैसे डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा वहाँ पे कि बॉडी कैसे डिस्प्लेस हो गई। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है? सिंपल, अब जैसे कंसिडर करते हैं पानी के अंदर अगर हम ही लोग जाते हैं डाइविंग के लिए तो हमको ऊपर से प्रेशर फील होता है। ठीक, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि बॉडी पे लिक्विड हर साइड से प्रेशर लगा रहा है, तो बॉडी को क्या करना चाह रहा है? वो कंप्रेस करना चाह रहा है, तो जिससे उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो वो वाले स्ट्रेसेस को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, तो वो प्रेशर है एक तरीके से। ओके, अब पढ़ते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस की तो बहुत बात हो गई, मटेरियल्स पता लग गए, इलास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं, और स्ट्रेसेस की बात है हो गई कि स्ट्रेस टेंजेंशियल कौन सी है, ठीक, और शीयरिंग स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, दोनों ही है एक्चुअली। डू यू फाइंड एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टॉप plane of the book and your hand? Do you find any relative motion? No. That means at that time static friction is acting between the top page of the book and your hand.
So that static friction divided by the area will be shearing stress in that case. Okay. Okay, Neeta, hello. अवदैत, समझ आ गई बात? No, Advait. Okay. So it is the ratio of change in length of the body to the original length of the body. तो बहुत सिंपल है. Okay, but hand is moving. No, relative motion. रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है ना, प्लेन के और आपके हाथ के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, सरफेसेस के बीच में देखो ना. ठीक है, स्ट्रेन अब पढ़ते हैं फटाफट. इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी. ओके, हाँ, इसकी स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है. सो वरुण इज हैप्पी कि इसमें तो कोई यूनिट नहीं है, कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं दिमाग भी नहीं लगाना है. तो डेफिनेटली इसकी जो है यूनिट नहीं है. क्यों नहीं है यूनिट? बिकॉज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ऑब्वियसली यूनिट नहीं होगी. ओके, जैनम इज सेइंग बट व्हाट इफ हैंड इज मूविंग. तो कोई बात नहीं, अगर हैंड मूव कर रहा है तो भी क्या हो गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा उस केस में. तो पेज के प्लेन पे देखो कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक, तब अप्लाइड फोर्स नहीं होगा. स्टैटिक के केस में तो अप्लाइड फोर्स लगा सकते हो, लेकिन अगर हैंड ऊपर वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द एरिया. ठीक है जैनम? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं. Sir, it is necessary that during volumetric strain, that volume is going to compress. It didn't expand. नहीं, necessary नहीं है. Relative motion is not happening. हाँ, relative motion नहीं है, relative motion नहीं हो रहा है. ठीक है. It is dimensionless quantity. बिल्कुल सही बात है. Types of strain: longitudinal strain, shearing strain और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो सिंपल सा है, जैसे जैसे हमने स्ट्रेसेस पढ़ी थी वैसी वैसी स्ट्रेन भी होंगी. ठीक. ओके, मे बी इफेक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, मे बी. लॉस्ट माइंड, व्हाट डू यू मीन? आई डिडंट गेट यू. राज तिवारी सर, ईजी क्या एग्जाम्पल? किस चीज़ का एग्जाम्पल राज? Sir, why strain has no units? Is it ratio? That's why. Yes, definitely, because change in length delta L divided by L is defined as strain. ठीक. अब change in length का change की यूनिट क्या होगी? मीटर. इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर. तो मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट लेस हो गया ना, तो डायमेंशन लेस हो गया. अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो सिंपल है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गई बॉडी में तो चेंज इन लेंथ हुआ, डिवाइडेड बाय लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल हो गया स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं? तो शेयरिंग स्ट्रेन हम डिफाइन करते हैं चेंज इन दी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर फेस एंड अपर फेस ऑफ द बॉडी. जब शेयरिंग स्ट्रेस आई तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर वाले फेस का नीचे के साथ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स. ओके, आप पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझोगे. लेट्स मूव टू द पिक्चर पार्ट. So this is the pictorial representation of strain. Okay, if I hope this is visible to you कि यहाँ पे देखो जब हमने फोर्स लगाया तो रॉड क्या हुआ? इलोंगेट हुई तो उसकी जो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हो गया. दैट मीन्स उसकी जो लेंथ हो गई वो इंक्रीज हो गई, तो एल डैश जो हो गई न्यू एल प्लस डेल्टा एल. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो कुछ इस तरह हो गया कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. तो ये तो हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक. और शियरिंग स्ट्रेन जो हो गया हमारे पास, शियरिंग स्ट्रेन हो गया ये फाई. ये जो रुको नहीं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, शायद ये विजिबल नहीं होगा आप लोगों को. ओके, यहाँ पे ट्राई करते हैं. So let's say this is a cube, और सिलेंडर के केस से भी समझ सकते हैं, बट कोई बात नहीं. अब इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया और ये जो सरफेस थी टॉप सरफेस
बॉटम के साथ उसका हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ऊपर वाली सरफेस नीचे के रिस्पेक्ट में आगे भाग गई, कितना आगे भागी, लेट्स कॉल इट एज x, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दी फेसेस, टॉप फेस एंड बॉटम फेस। तो यहाँ पे जो ये फाई है इसको हम शीयरिंग स्ट्रेन से डिफाइन करते हैं। सो tan थीटा और tan फाई इज x डिवाइडेड बाय L। So these displacements are generally very small in comparison in case of the solids। तो ये जो phi है या थीटा है हमारा सिंपल x by L, because for small angles when theta is less than 10 degree tan theta is becomes theta, okay, but theta किसमें होना चाहिए, रेडियंस में। Okay, sir, give example with 3 types of strain working simultaneously। Yes, we can take an example on this definitely। राज, ये क्यूब है, क्यूब ही कंसिडर कर लेते हैं सिंपल, लो क्यूब को कंसिडर कर लिया हमने, ठीक। अब इस पे लगाते हैं फोर्सेस, क्योंकि आपको चाहिए सारे स्ट्रेन्स। चलो तो फोर्स लगाते हैं इसको, इस पे अलग अलग। तो ये एक क्यूब है। अब राज कह रहे हैं कि सारे स्ट्रेन्स दिखाइए, तो ये लो राज। पहले तो ये बताओ बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। बॉडी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हाउ tan थीटा बिकम्स थीटा फॉर जॉन, फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा शुड बी इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज, रिमेंबर, ओके। अब देखो फटाफट इधर, यहाँ पे सारे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड है। तो ये तो कंप्रेसिव फोर्स हो गए, ये वाले C मान लो इनको, ये टेंसाइल फोर्स हो गए, और ये शीयरिंग फोर्स है। तो ये सब क्या करेंगे मिलके, बॉडी को बिल्कुल चेंज कर देंगे। ये तो इलोंगेट कर देगा बॉडी को, ठीक, ऊपर वाला कंप्रेस कर देगा, और ये वाला बॉडी को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा। क्लियर है, जो शीयरिंग फोर्स है वो बॉडी को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा। तो बॉडी कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारी अब, ठीक, बॉडी कुछ चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि उस पर सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे सारी स्ट्रेन्स आएंगी और सारी स्ट्रेसेस आएंगी। यहाँ से आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं, एक पॉइजन्स रेशियो होता है जिससे हम कंसिडर करके सॉल्व करते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आज नहीं है वो, ठीक है। वाई डिडंट वी कंसिडर चेंज इन वॉल्यूम इन शीयरिंग स्ट्रेन डेरिवेशन, इफ नो देन वाई, क्योंकि वॉल्यूम चेंज उसमें नहीं हुआ है, ठीक है जैनम, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, शेप चेंज हुई है, साइज चेंज वहाँ पे नहीं हुआ, शेप डिफॉर्म हुई है बॉडी, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। माई डाउट, व्हाट डाउट जैनम, तो क्लियर है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन में जो चेंज हुआ है वो केवल शेप चेंज हुई है, साइज चेंज नहीं हुआ है। इस केस में साइज चेंज हुआ है, बॉडी छोटी हो गई है, ठीक है। एक बॉडी को छोटा करना और एक उसका शेप चेंज करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। कैसे कि अगर आप वाटर लो एक कंटेनर में, अब मैंने एक वाटर बॉटल में लिया है और उसको मैंने ग्लास में डाल दिया, तो उसकी शेप चेंज हुई है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है जैनम, अंडरस्टूड। ओके, हुक्स लॉ,
अब आते हैं हम हुक्स लॉ पे। ठीक, तो हुक्स तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस थे, इन्होंने स्प्रिंग पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने यही बताया था कि स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और स्प्रिंग वाले केसेस भी इन्होंने ही बताए थे कि जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलोंगेशन के इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो ये बहुत फेमस थे, तो काफ़ी चीज़ें हमको पता लगी हैं हुक्स से। तो पहले तो थैंक यू इनको बोलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इट स्टेट्स दैट विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये पता ही है हमको। सर कुछ कॉमन है तीनों टाइप की स्ट्रेस में? हाँ डेफिनेटली कॉमन है तीनों टाइप की स्ट्रेस में, फोर्स कॉमन है, एरिया कॉमन है, ठीक है, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। ओके, तो तीनों टाइप की जो स्ट्रेस है उसमें फोर्सेस के एप्लीकेशन अलग है। शीयरिंग में टेंजेंशियल लग जाता है, नॉर्मल में एरिया के नॉर्मल लगेगा, वो टेंसाइल और कंप्रेसिव फर्दर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन कुछ नहीं होता। सिंपल सा अपना एक फंडा क्लियर रखो। फंडा क्या है कि स्ट्रेस क्या होती है, क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। और इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या होती है वो हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्रस्ट है इसका, ठीक है, जो जिस्ट है वो पता होना चाहिए बिल्कुल, और यही है मेन। तो ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन, और अब जो हुक्स लॉ आने वाली है और इसके बाद जो पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके, डैनियल बनर्जी इज सेइंग F इक्वल्स टू KX। हाँ बिल्कुल सही है, हुक्स ने बताया था हमको F इक्वल्स टू KX की जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के। चलो, इट स्टेट्स दैट विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कोई नहीं, तो स्ट्रेस को स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया उसको कह दिया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, क्या बोला है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने किया क्या, ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनेगा और जो वहाँ से स्लोप निकल के आएगा, उस स्लोप को हमने डिफाइन किया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब वो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, दैट मीन स्लोप ज़्यादा होगा, उसी का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, और जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा वही ज़्यादा इलास्टिक होगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है? जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा वही ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो आप वापस जाते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे जो आप बार बार पूछ रहे थे कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन दी रबर। ठीक है, तो स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक क्यों है, इसको देखते हैं अब यहाँ पे। ये देखो, ये आ गया स्टील का ग्राफ और ये आ गया रबर का ग्राफ। तो ये रबर है और ये स्टील है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टील वाले ग्राफ को। हाँ जैनम, लीनियर एक पॉइंट तक ही आता है, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, उससे ज़्यादा भी बताऊंगा जितना आपको नहीं भी पता होगा। तो अब देखो यहाँ पे किसका स्लोप ज़्यादा है, थीटा रबर का या थीटा एस का, पहले ये बताओ। किसका थीटा ज़्यादा है? ये स्ट्रेसेस हैं और ये स्ट्रेन्स हैं। थीटा ज़्यादा है स्टील का, इसीलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। अब ये कैसे पता लगा कि थीटा स्टील का ज़्यादा है, रबर का ज़्यादा क्यों नहीं है? तो ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद भी पता लगा सकते हो अपने कॉमन सेंस से। कैसे पता लगा सकते हो? क्योंकि एक कॉमन इलोंगेशन लेते हैं, ठीक, तो कॉमन इलोंगेशन मुझको कुछ इस तरीके से मिला, ये लो, कॉमन इलोंगेशन मिला मुझको x, ठीक है, केवल समझ रहे हैं अभी हम। समझ आ रही है बात बच्चों? देखो, हाँ s समझ आ गया ना, थीटा s का ज़्यादा है,
बहुत नॉर्मल कॉमन सेंस है ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, तो कॉमन सेंस से हम खुद पता लगा सकते हैं। तो ये जो एलोंगेशन है सेम है दोनों में। अब खुद बताओ, एक तरफ रबर रखी है और एक तरफ स्टील की रॉड है, आपको जो एलोंगेशन लाना है वो किसमें ज़्यादा इजी होगा? जैनम टेल मी, रबर में एक्स एलोंगेशन लाना आपके लिए ज़्यादा आसान है या स्टील में? पहले तो ये बताओ। डेफिनेटली रबर में आसान है। तो रबर में आप एलोंगेशन कम फोर्स पे लेके आए ना, F2 पे, सिंपल। मतलब ये मैं स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे सिग्मा 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो F2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेफिनेटली स्टील वाले केस से कम होगी। तो जो रेशियो आएगा वहां पे, तो एंगल किसका ज़्यादा होगा? स्टील का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम इजीली कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन दी रबर। तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इलास्टिसिटी हमने ऐसे नहीं डिफाइन की है कि कौन कितना ज़्यादा इलोंगेट हो सकता है। इलास्टिसिटी हमने ऐसे डिफाइन की है कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो निकल के आएगा वो बताएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्टील का स्लोप डेफिनेटली रबर से ज़्यादा है। ओके, दैट्स हाउ वी कैन कम टू नो व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्लियर है? जय हिंद प्रदीप। तो जोश में आ गए आप तो। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर? तो ये अब केवल मैंने ग्राफ बनाया है जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर ही है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फटाफट चैट बॉक्स में बताते जाया करो क्लियर है नहीं है तो। अब मैंने रब कर दिया उसको। ओके, विष्णु को क्लियर है। ओके सर, स्कूल में मैंने पढ़ा था स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस वाई। ठीक है, स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस वाई, दैट्स वाई बिकॉज let us take an example of a steel rod and increase the temperature of the room, then what will happen? The strain will be developed in this steel rod, okay, but at that time there is free expansion, nobody is applying a force on this rod. So at that time stresses generated in the rod will be zero. So that's why strain is not proportional to the stress, stress is proportional to the strain. और हम सब जगह यही चीज़ लिखी हुई देखेंगे। ओके महरीन, परवेज, क्लियर? सर वल्कनाइज रबर का ग्राफ कैसा होगा? देखो सारे ग्राफ मुझे याद तो नहीं है, बट डेफिनेटली वल्कनाइज रबर का जो ग्राफ होगा वो नॉर्मल रबर की तरह ही होगा। तो उसमें मतलब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है हम किसी के लिए भी बनाते हैं, इवन फ्लूइड्स में हम भी बनाते हैं। तो फ्लूइड्स में अब आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आप अभी 11th-12th क्लास में हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो। और जेई मेंस और एडवांस में जितना पूछा जाता है हमको उतना ही सीखना है, क्योंकि इररिलेवेंट नॉलेज लेके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और हमें अपने माइंड में उतना ही स्पेस रखना है जो ये वाली नॉलेज को ग्रैब कर सके और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही ले, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फिर नॉइस हो जाएगी और जब नॉइस आती है तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप टीवी भी देखते हो, टीवी पे नॉइस आने लगती है तो आप क्या करते हो? जल्दी से स्विच कर देते हो चैनल या देखते रहते हो नॉइस पे। तो नॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज स्टिक टू योर सिलेबस पार्ट। ओके, ओके। फरीद उल्ला इज सेइंग नॉट क्लियर सर प्रॉपरली। क्या क्लियर नहीं हुआ फरीद? आप डाउट लिख दो, फिर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे क्लियर करने का। हाँ जॉन, वी विल डिस्कस द ग्राफ बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर द स्टील बिकॉज इट इज़ कंडक्टेड ऑन द UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल पार्ट ऑल्सो एंड फॉर द JEE मेंस एंड नीट प्रिपरेशन ऑल्सो। और वो एक पता भी होना चाहिए बिकॉज इट्स अ कॉमन नॉलेज, बिकॉज
let's say you are going to construct your villa at some time, then you should know about the behavior of steel, okay, because steel is used in our daily lives. तो रेलवे ट्रैक्स स्टील्स की होती हैं, जो भी आप बिल्डिंग बनाओगे, अपना घर बनाओगे, तो वहाँ पे स्टील यूज़ करोगे, यू शुड नो अबाउट द स्टील, ओके, द बिहेवियर ऑफ द स्टील. तो इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व स्टील के लिए आपके 11-12 के सिलेबस में यूज़ किया गया है, और जनरली स्टील के ही एग्जाम्पल से, स्टील का ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंजीनियरिंग में भी यूज़ किया जाता है. तो इंजीनियरिंग में बस आगे थोड़ा और भी यूज़ किया जाता है कि हार्ड स्टील का हो गया, माइल्ड स्टील का हो गया, और कंक्रीट का हो गया, तो काफ़ी होता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके. दैट स्टील रबर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया फरीद, तो आप ऐसा करना, एक बार दोबारा वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ स्टील रबर का कॉन्सेप्ट क्या है. कि स्टील, देखो आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो दोनों पे, ठीक है, स्टील पे भी और रबर पे भी, तो किस में ज़्यादा एलोंगेशन होगा, बस इस बात का जवाब दे दो, किस में ज़्यादा एलोंगेशन होगा. स्टील में ज़्यादा एलोंगेशन होगा या रबर में? तो समझ में आ जाएगा. रबर में ज़्यादा एलोंगेशन होगा, ओके. तो रबर में ज़्यादा एलोंगेशन होगा और स्टील में कम एलोंगेशन होगा. तो स्लोप बनाओ अब F/x का, तो किसका स्लोप ज़्यादा आएगा? स्टील का ज़्यादा आएगा, रबर का कम आएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स सेम है लेकिन एलोंगेशन ज़्यादा है. अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फटाफट से ये बना देता हूँ. देखो, आप कह रहे हो ये रबर है और ये स्टील है, एलोंगेशन, यहाँ पे हम एलोंगेशन लिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं फोर्स. तो फोर्स तो सेम लगाया है लेकिन एलोंगेशन इसका जो है ज़्यादा है. तो ग्राफ देखो और बताओ मुझे थीटा किसका ज़्यादा है. ये स्टील का ग्राफ है और ये रबर का ग्राफ है, तो एंगल किसका ज़्यादा है, स्टील का या रबर का? खुद बता दो. तो जिसका एंगल ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा. क्लियर? Okay, these are factual based question, John. The steel has more thermal malleability than iron. So these are factual based. So generally try not to remember all the factual based questions, because in JEE Mains and NEET, they are not going to ask you the factual information. Okay, they are not going to test your mugging power. They just want to test your aptitude. Okay, that how you can solve a problem in an easy and quick manner. So be clear about that. In Poisson ratio, what does negative sign of sigma indicates? Poisson's ratio में negative sign क्या indicate करता है? I will tell you when I will teach Poisson's ratio. Don't worry about that. तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि नेगेटिव क्या होता है, पता लग जाएगा, बहुत आसान है वो, ठीक. तो फरीद आई थिंक आपको क्लियर हो गया अब. हाँ, एवरी इलास्टिक मटेरियल इज़ नॉट प्लास्टिक मटेरियल, क्योंकि डेफिनेटली प्लास्टिक मटेरियल पे से आप फोर्स हटाओगे तो रीगेन नहीं होगा शेप और साइज, इसलिए वो इलास्टिक नहीं है. क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट. तो हम यहाँ पे थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो के आया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको हमने बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसपे अभी इतनी बड़ी चर्चा हम लोगों ने की. क्लियर है? सो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे जाते हैं अब. टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप के हैं? सो वन इज यंग्स मॉडुलस, वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड वन इज बल्क मॉडुलस. क्लियर है? तो ये क्या क्या है, ये अलग अलग नाम दे दिए भाई साहब. तो यंग्स मॉडुलस तो डेफिनेटली यंग को रिस्पेक्ट देने के लिए दिया गया, ठीक. एज वी नो कि इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट we name some physical quantities on the name of the scientist, so don't worry about that. So young बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, तो फिजिसिस्ट भी थे, काफ़ी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो नहीं आती थी लोगों को, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो तो उनके नाम पे रखा गया है यंग्स मॉडुलस. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस क्या है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट, टाइम कम बचा है. एक बार स्लाइड में देख लेते हैं क्या है.
ठीक, अब ये आ गया हुक्स लॉ पे बेस्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? सिंपल, जो नॉर्मल स्ट्रेस थी डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है गाइस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द shear stress divided by the shear strain and it is denoted by the G. So shear stress divided by the shearing strain is known as modulus of rigidity. और यंग्स मॉडुलस क्या था? सिंपल, स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या है? सिंपल यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? P। जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उसको क्या बोला हमने? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो इसको क्या करेगी? हर तरफ से कंप्रेस करेगी। तो ये सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। तो सिंपल हम 3 मॉडुलस को ऐसे डिफाइन करते हैं, और ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उससे डिफाइन किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कांस्टेंट है, इनके बीच में आपस में रिलेशन भी होते हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे क्वेश्चन वाला पार्ट है, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस। सो बी प्रिपेयर्ड और रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। अब टाइम हो गया जाने का, तो चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।